साथियों, इतिहास का जो विषय है, अक्सर ये विषय चर्चा का विषय होता है, बहस का विषय होता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इतिहास के पन्नों में आपको जो पढ़ाया जाता है या जो बताया जाता है वो सच हो सकता है कालांतर में कुछ परिस्थितियां रही हो जिसकी वजह से कुछ विशेष घटनाओं का जिक्र किया गया हो और उनके पीछे जो सत्य तथ्य है उनको सामने ना लाया गया। इसी विषय पे बात करने के लिए मैं अंकुर आपके साथ अपने नज़रिए से मैं क्या सोचता हूँ, क्या समझता हूँ, वो मैं आपसे इस विषय पे। हमें अपने इतिहास के नैरेटिव को पहले से अधिक व्यापक और समृद्ध बनाने की जरूरत है। इतिहास में बदलाव जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह भी है कि क्या बदलना चाहिए। इतिहास पर पुनर्विचार एक जटिल विषय है, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा। इसे मुगलों के पाठ्यक्रम से हटाए जाने तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि हमें किन विषयों को अपने इतिहास में सम्मिलित करना होगा ताकि इस देश के नींव को और मजबूत किया जा सके। इतिहास के नैरेटिव को बदलने की जरूरतों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और सरकार के द्वारा वर्तमान में जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका समर्थक भी। पर सवाल यह है कि किसे बदलना है। इतिहास बहस तलब विषय है जिसमें अक्सर व्यक्तिगत पूर्वाग्रह हावी रहते हैं और देखा जाए तो सरकार को इसमें निर्णयकर्ता की भूमिका नहीं निभानी चाहिए, क्योंकि उसके विचारधारा झुकाव हो सकते हैं किसी विशेष कल्चर, किसी विशेष संस्कृति को लेकर। इसलिए विषय विद्वानों और इतिहास के जानकारों को छोड़ना चाहिए। दुविधा की यह स्थिति एनसीईआरटी द्वारा हाल ही में इतिहास में प्रस्तुत किए गए विवादास्पद बदलावों के केंद्र में है, क्योंकि उसमें हर कोई सवाल उठाता है। जिसे इतिहास का ज्ञान है वो तो उठा ही रहा है, जिसे नहीं भी इतिहास का ज्ञान वो भी सवाल उठा रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम स्वीकार करें कि शैक्षिक पाठ्यक्रमों को नई सूचनाओं के आधार पर अपने में संशोधन करना चाहिए। मिसाल के तौर पर सरस्वती नदी का बखान ऋग्वेद की 45 ऋचाओं में किया गया। हालांकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं ऋचाएं क्या होती है। तो जो वाक्य है जो ऋग्वेद में, जैसे हम रामायण में पढ़ते हैं, रामचरितमानस में चौपाइयाँ आती हैं, दोहा आती हैं, उसी प्रकार से ऋग्वेद में जो तथ्य उद्धृत किए गए हैं उनको ऋचाओं के नाम से कहा गया है। तो ऋचा नंबर 45 में सरस्वती नदी का बखान आधुनिक वैज्ञानिक तथ्यों जैसे हाइड्रोलॉजिकल और ड्रिलिंग डाटा, ओशनोग्राफी, मोर्फोडायनेमिक्स, सैटेलाइट डाटा आदि से स्पष्ट हो गया है कि 2500 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच ये नदी सूखना शुरू हो चुकी थी। इसका ये मतलब हुआ कि अगर ऋग्वेद के लेखक सरस्वती नदी की व्यापकता का बखान कर रहे थे तो वो 2500 ईस्वी पूर्व से पहले भारत में मौजूद थे और वैदिक संस्कृति को मानने वाले थे। यानी भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। और ये तो थ्योरी बेबुनियाद है कि 1500 ईस्वी पूर्व भारत यहाँ पर आकर के बस है। कुछ वामपंथी या कुछ राजनीतिक द्वेष के लोग के मुख से अक्सर हम डिबेट में सुनते हैं कि हम आर्य जो हैं वो 1500 ईसा पूर्व कहीं बाहर से आके भारत में बस हैं। ये तथ्य पूरी तरह से गलत होता है। दूसरी बात होती है कि विशेषकर ये वामपंथी इतिहासकारों द्वारा पूर्व में कोशिश की गई कि तुर्क इस्लामिक आक्रांताओं ने भारत में जैसी क्रूरता का परिचय दिया था, दूसरे धर्मों के प्रति शत्रुता दिखलाई थी और विध्वंस किया था, उसे डाउन प्ले करे, अर्थात उनके आक्रामक स्वरूप को न दिखाएं। ये वामपंथियों का कहना है। लेकिन इस इतिहास को भी फिर से पड़ताल करने का समय आ गया है। इतिहासकार बिल ड्यूरेंट ने कहा था कि भारत पर इस्लामिक आक्रमण संभवतः उसके इतिहास का सबसे रक्त रंजित अध्याय है। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ सेकुलर और कुछ अनभिज्ञ इतिहासकारों का इस विषय पे उन्हें अनावश्यक सवाल खड़ा करना
और उस पर अननेसेसरी टिप्पणियां करना उन्हें उचित लगता है। लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार किया जाना चाहिए। यह भी कहा जाना चाहिए कि अतीत की बातें अब बीते कल का हिस्सा बन चुकी हैं। आज मुस्लिम भारत का उतना ही हिस्सा है जितना कि दूसरे धर्म के लोग, और वे देश की गंगा जमुना तहजीब में योगदान देते हैं। तीसरे, हमें अपने इतिहास के नैरेटिव को व्यापक और समृद्ध बनाने की जरूरत है। इसके लिए हमें प्राचीन भारत की महान उपलब्धियों को अधिक मान्यता देना होगा। हमें अपने इतिहास और स्वाधीनता संग्राम के उपेक्षित नायकों को भी महत्व देना सीखना होगा। साथ ही हमें भारत के इतिहास को केवल उत्तरी भारत यानी हिंदी भाषी इतिहास तक सीमित करने की प्रवृत्ति से भी बचना होगा। हमें कृष्णदेवराय, राजा भोज और राजराजा चंदेल या चोल जैसे महान शासकों को भी दूसरे सम्राटों जैसे महान सम्मान देना, जिन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रसार उसकी सीमाओं से परे किया। चौथे, हमें अपनी महान विरासत पर कैरिकेचर बनाने की कोशिशों को तिलांजलि देनी होगी, और इसे हम दीननाथ बत्रा स्कूल ऑफ हिस्ट्री कह सकते हैं। वो हिंदू संस्कृति को महिमा मंडित करना चाहते हैं। इसीलिए वो अपनी किताबों में लिखते हैं कि वैदिक युग में भी कार्य हुआ करता, तब वो एक अनस्वरत कहलाती है। वो यह भी कहते हैं कि आधुनिक स्टेम सेल रिसर्च भी प्राचीन भारतीयों ने कर रखी, वरना मांस के एक लोथड़े से कौरवों के 100 देहों का निर्माण कैसे हो। उनका दावा है कि महाभारत काल में लाइव टेलीकास्ट की सुविधा थी, जिसका प्रयोग करते हुए संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध का पूरा समाचार सुना दिया, आंखों देखा हाल सुना दिया, जैसे आज हम सुनते हैं। प्राचीन भारत की वास्तविक उपलब्धियों को महत्व देने की समूची परियोजना इस तरह की अतिरंजनाओं से हास्यास्पद बन जाती है। लेकिन जब हम उसमें सुधात्मक तथ्य से, सुधात्मक दृष्टिकोण से हम उस पर विचार करते हैं, तो हमें सही तथ्य जानने को मिलता है। यही कारण है कि इतिहास पर पुनर्विचार एक जटिल विषय है, और इसे केवल मुगलों को पाठ्यक्रम से हटाने तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें किन नए विषयों को सम्मिलित कर करके और सही तथ्यों के साथ उसे जोड़ा जाए। बदलाव जरूरी है, लेकिन ये तब खतरनाक बन जाता है जब वह एक गैर शैक्षिक और पक्षपातपूर्ण एजेंडा पालन करने लगता है। अनेक प्रतिष्ठित इतिहासकारों ने NCERT द्वारा किए गए बदलावों की आलोचना की है, लेकिन हमें उन्हीं आलोचनाओं को तहजीब देनी चाहिए जिनमें तथ्य हैं, जिसके चलते मुगल भारत सांप्रदायिक दंगों, हिंदू चरमपंथ के प्रति गांधी की रुचि और आपातकाल के संदर्भों को दोहरापूर्ण बताकर हटा दिया गया है। इसका सबसे अच्छा समाधान यही होगा, इतिहासकारों के एक स्वतंत्र पैनल गठित की जाए, जिसमें हर विचारधारा के विद्वान सम्मिलित हों, और वही तय करें कि हमें क्या दुरुस्त करने की आवश्यकता है और हमें सही तथ्यों को सामने लाने की आवश्यकता है। फिर आप इस विषय में क्या सोचते हैं, आप हमें जरूर बताएं। इस अंक में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।